नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कक्षा। आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत होने जा रही है, जिस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हिंदी में नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। यह चैप्टर हमारे शरीर से संबंधित है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमारे शरीर में नियंत्रण होता है और किस प्रकार समन्वय होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। जब कभी आप माचिस जलाते हैं तो माचिस की तीली जलते हुए जब आपके उंगली के पास आती है और आपको गर्म का एहसास होने लगता है तो आप माचिस की तीली को छोड़ देते हैं। या आपके शरीर में कहीं मच्छर काट रहा है तो आप उस मच्छर को भगाने का प्रयास करते हैं। या मान लीजिए कि इस हाथ में कहीं पर कांटा चुभ गया, इस उंगली में कहीं पर कांटा चुभ गया, तो आप तुरंत से कांटा से हाथ हटा लेते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? इन सारी घटनाओं का नियंत्रण आपके मस्तिष्क के द्वारा होता है। कैसे? तो समझते हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके इस उंगली में कांटा चुभा, तो जिस उंगली में कांटा चुभा है वो आपका प्रभावित अंग है। इस प्रभावित अंग से कांटा चुभने की सूचना एक विशेष प्रकार की तंत्रिका के माध्यम से हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के पास पहुंचती है, और ब्रेन उस सूचनाओं का अध्ययन कर एक दूसरी तंत्रिका के माध्यम से पुनः वापस से सूचना आपके प्रभावित अंग को भेजती है कि तुरंत से हाथ हटा लो, नहीं तो जल जाओगे। इन सभी सूचनाओं को एक विशेष प्रकार की तंत्रिका आपके प्रभावित अंग से आपके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तक लेकर के जाती है, जिसे कहते हैं संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व्स। और पुनः ब्रेन से एक विशेष प्रकार की तंत्रिका के माध्यम से प्रभावित अंग तक सूचना आती है कि आप अपना हाथ हटाओ, और यह सूचना एक विशेष प्रकार की तंत्रिका वापस लेकर के आती है, जिसे कहते हैं चालक तंत्रिका, मोटर नर्व। इन सभी घटनाओं का नियंत्रण आपके मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार समन्वय होता है। तो फिर से एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपने खाना खाया, तो आप जैसे ही खाना खाते हैं तो आपके मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि अपना लार निकालने लगती है, यानी कि सलाइवा निकालने लगती है, और यह सलाइवा आपके जीभ के माध्यम से भोजन में मिलता है, और वह लार मिला हुआ भोजन फिर भोजन नली में पहुंचता है। भोजन नली जिसे फूड पाइप या फिर ईसोफेगस कहते हैं। फिर भोजन नली से होते हुए वह भोजन आपके आमाशय यानी स्टमक में पहुंचता है। फिर आमाशय से वह भोजन छोटी आंत में पहुंचती है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर छोटी आंत से पुनः बड़ी आंत में भोजन जाती है। तो ये जो भोजन आपके मुंह से आपके बड़ी आंत तक पहुंची है, इन पर नियंत्रण किसका है? आपके ब्रेन का। आइए समझते हैं समन्वय के बारे में। तो आप ये बात जानते हैं कि आपके आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि अपना पाचक रस का स्रावन करती है, और जैसे ही आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाती है तो छोटी आंत में जाते ही ब्रेन फिर से यकृत और अग्न्याशय को सिग्नल भेजता है कि तुम अपना पाचक रस निकालो, और यकृत और अग्न्याशय अपना पाचक रस निकालती है और छोटी आंत को एक विशेष प्रकार के डक्ट के माध्यम से पहुंचा देती है। तो आप देख रहे हैं कि छोटी आंत में यकृत और अग्न्याशय से कुछ विशेष प्रकार के पाचक रस जा रहे हैं जो कि भोजन का पाचन करेंगे। तो छोटी आंत को भोजन को पचाने में ये यकृत और अग्न्याशय एक तरह से हेल्प कर रहा है, यानी कि दोनों में एक तरह का रिलेशन है। इसे ही कहते हैं समन्वय। जैसे जठर ग्रंथि जठर रस का स्रावन करती है आमाशय में, तो जठर ग्रंथि और आमाशय में आपस में एक रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन है। आइए एक बार डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके पाचन तंत्र का डायग्राम है। इस मुख गुहा में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो यहाँ उपस्थित लार ग्रंथि
लार का स्रावन करने लगती है और लार मिला हुआ भोजन आपके इस भोजन नली में पहुंचती है। फिर भोजन नली से इस अमाशय में पहुंचती है, अमाशय से छोटी आंत में और छोटी आंत से पुनः बड़ी आंत में। इन सब पर नियंत्रण आपके मस्तिष्क का है। जब भोजन पेट में पहुंचती है तो यहाँ उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावन करती है, जो आंशिक रूप से भोजन का पाचन करती है, और आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में पहुंचती है। और जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचती है, फिर से ब्रेन सिग्नल भेजती है यकृत को और अग्न्याशय को। यकृत पित्त रस निकालती है और अग्न्याशय रस निकालती है, जो एक विशेष प्रकार के डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचा दी जाती है और यहाँ भोजन का पाचन होता है। इन सारे क्रियाओं का नियंत्रण आपके मस्तिष्क के द्वारा होता है। ब्रेन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी और जो काफी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आपका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब कई सारी समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह मिलता है तो फिर उत्तक यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है। जब कई सारे उत्तक यानी टिश्यू मिल जाते हैं तो अंग यानी कि ऑर्गन का निर्माण होता है। जब कई सारे अंग यानी ऑर्गन मिलते हैं तो अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, जैसे कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र। इस तरह के कई सारे तंत्र मिलकर के हमारा बॉडी बनता है, शरीर बनता है। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। हमारे शरीर में कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं, यकृत की कोशिका को हिपैटिक कोशिका कहते हैं। उसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण हमारे शरीर में कोशिका है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो जब कई सारे तंत्रिका कोशिका मिलती है, न्यूरॉन सेल मिलती है, तो तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू का निर्माण करते हैं, और कई सारे नर्वस टिश्यू मिलकर के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का निर्माण करते हैं, और साथ ही मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करते हैं। और यही मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर के तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये आपका ब्रेन है और ये हाथ है। मान लेते हैं आपके हाथ में यहाँ कहीं कांटा चुभा, तो अब इस कांटा चुभने की सूचना या तो आपके ब्रेन के पास जाएगी या आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, और यह सूचना जो तंत्रिका लेकर के जाएगी उसे कहते हैं संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व्स। वापस से उन सूचनाओं को स्पाइनल कॉर्ड से या फिर ब्रेन से इस प्रभावित अंग तक जो लेकर के आएगी, उस तंत्रिका को कहते हैं चालक तंत्रिका, मोटर नर्व्स।